चले चले कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी का सीजन 2। जैसा कि आप जानते हैं, सीजन 1 में हमने हिंदी के महान साहित्यकारों, राजस्थान के कई कहानीकारों और राजस्थान के कई वीरों की कहानियां आप तक पहुंचाई थी। सीजन 2 में हम चले हैं हिंदुस्तान के बाहर और लेकर आ रहे हैं ऐसे लेखकों की कहानियां जो अपने अपने देश के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। जैसे सबसे पहले इस सीरीज में नाम जुड़ा है एंटोन चेखोव का। चेखोव रशिया के जाने माने कहानीकार थे और आज के दौर के नहीं। सन 1886 और उसके आसपास का जो एरा था, उस वक्त में एंटोन चेखोव ने कहानियां लिखना शुरू किया था। वो दौर उनका दौर था। तो उनकी कहानियां होने को आज से 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन फिर भी ये कहानियां कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना, एक ऐसे विचार को स्पर्श कर लेती हैं जो शायद अब भी हम में मौजूद है। सही है या गलत, ये तो कहानी सुन के पता चलेगा। आज जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ये एंटोन चेखोव की लिखी हुई सबसे कमाल की कहानियों में से, सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहानी का नाम है द बेट, यानी लगी शर्त। ये कहानी एंटोन चेखोव की कहानी द बेट पर आधारित है। कहानी लगी शर्त में कौन शर्त लगा रहा है और क्यों, ये आज हम सुनेंगे। सर्दी की उस गहन अंधेरी रात में एक बूढ़ा साहूकार महाजन अपने पढ़ाई के कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे याद आ रही थी 15 साल पहले की वो शरद पूर्णिमा की रात, जब उसने एक दावत रखी थी। उस पार्टी में कई विद्वान लोग आए थे और बड़ी रोचक बातें चल रही थी। बाकी सारे विषयों के बीच बात मृत्यु दंड पर आ गई। मेहमानों में कई विद्वान व्यक्ति और पत्रकार भी थे जो मृत्यु दंड के विरोध में थे और मानते थे कि इस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभ्य समाज के लिए एक अशोभनीय और अनैतिक है। उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी फांसी मत दो, आप उसे ताउम्र के लिए या एक लंबे वक्त के लिए जेल में बंद कर दो। घर के मालिक ने कहा कि मैं इससे असहमत हूं। वैसे न तो मुझे मृत्यु दंड का अनुभव है और ना ही आजीवन कैद में जाने का, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मेरे विचार में मृत्यु दंड आजीवन कारावास से ज्यादा नैतिक और मानवीय है। फांसी से तो अभियुक्त की तत्काल मृत्यु हो जाती है, पर आजन्म कारावास तो धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाता है। अब बताइए, किसको अधिक दयालु या मानवीय कहा जाएगा? कुछ ही पलों में जीवन समाप्त कर दें या धीरे धीरे तरसा के उसको मारें? तभी एक गेस्ट ने कहा कि दोनों ही अनैतिक हैं, क्योंकि ध्येय तो दोनों का ही एक है, जीवन को समाप्त कर देना। और सरकार परमेश्वर या भगवान तो है नहीं, उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिसे वो ले तो ले पर वापस न कर सके। वहीं उन अतिथियों में एक 25 साल का युवा वकील था। उसकी राय पूछे जाने पर वो कहने लगा, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दोनों ही अनैतिक हैं, लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक को चुनने का अवसर मिले तो मैं आजीवन कारावास को चुनूंगा। न जीने से तो किसी तरह का जीवन बेहतर ही होगा। इस पर काफी जोशीली बहस हो गई। वो साहूकार महाजन, जो कि घर का मालिक था और उस समय काफी जवान था, पर अत्यंत ही अधीर प्रकृति का था, एकदम गुस्सा होने वाला। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से मेज पर पटका और चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम इस तरह कारागृह में 5 साल भी नहीं रह पाओगे। इस पर युवा वकील बोला कि तुम शर्त लगाते हो तो मैं शर्तिया कहता हूं कि 5 तो क्या, मैं 15 साल तक आजीवन कारावास में रह सकता हूं, पर बताओ शर्त क्या है। तभी वो बोला, 15 साल है मंजूर, मैं 2 करोड़ रुपए दाव पे लगाता हूं। बात पक्की हो गई। तुम 2 करोड़ रुपए दाव पे लगा रहे हो और मैं 15 साल की अपनी आजादी को दाव पे रख रहा हूं, अब तुम मुकर नहीं सकते, उस युवा वकील ने कहा। इस तरह ये बेहुदी ऊटपटांग शर्त लगाई गई। उस साहूकार के पास उस वक्त कितने करोड़ रुपए थे जिनके बल पर वो घमंड कर रहा था, ये कहना जरा मुश्किल है। वो काफी बिगड़ा हुआ और सनकी किस्म का आदमी था। खाना खाते वक्त उस युवा वकील से मजाक में कहने लगा कि अरे अब भी वक्त है, मान जाओ।
मेरे लिए 2 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे लिए जिंदगी के 3 या 4 सबसे कीमती साल खोना बहुत बड़ी चीज होगी। मैं 3 या 4 साल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इससे ज्यादा तुम उसमें नहीं रह पाओगे। यह भी मत भूलो कि स्वेच्छा और बंधन में बड़ा अंतर है। जब यह विचार तुम्हारे मन में आएगा कि तुम चाहो मुक्ति पा सकते हो जब चाहो, तो वो तुम्हारे जेल के जीवन को पूरी तरह से जहन्नुम बना देगा। मुझे तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। और आज वो साहूकार उन पिछले दिनों की बात सोच रहा था। उसने अपने आप से पूछा कि मैंने क्यों ऐसी शर्त लगाई थी, उससे किसका फायदा हुआ। उस वकील ने तो अपनी जिंदगी के 15 महत्वपूर्ण वर्ष नष्ट कर दिए और मैंने अपने 2 करोड़ रुपए फेंक दिए। क्या इससे लोग ये मान जाएंगे कि मृत्युदंड से आजीवन कारागार बेहतर है या नहीं? ये सब बकवास है। मेरे अंदर तो एक अमीर आदमी की सनक थी। उस वकील के लिए वो अमीर होने की एक लालसा थी, एक लालच था। उसे यह भी याद आया कि उस पार्टी के बाद तय हुआ था कि वो वकील अपने कारावास के दिन सख्त निगरानी और सतर्कता के अंदर उस साहूकार के बगीचे वाले खंड में रहेगा। यह भी तय हो गया था कि जब तक वो इस कारागार में है वो किसी से नहीं मिलेगा, न ही किसी से बात कर पाएगा। उसे कोई अखबार भी नहीं मिलेंगे और न ही किसी के पत्र मिल सकेंगे। हाँ, उसको एक वाद्य यंत्र दिया जा सकता है, पढ़ने के लिए उसे किताबें मिल जाएंगी और वो पत्र भी लिख सकेगा। शराब पी सकता है और धूम्रपान भी कर सकता है। यह मान लिया गया कि बाहर की दुनिया से संपर्क के लिए वो केवल वहां बनी हुई खिड़की में से चुपचाप अपने लिखे नोट भेज सकेगा। हर आवश्यकता की चीज जैसे किताबें, संगीत, शराब इत्यादि वह जितनी चाहे उसी खिड़की में से ले सकता है। एग्रीमेंट में हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा गया था। इस कारण वह कारावास एकदम काल कोठरी के समान हो गई थी और उसमें उस वकील को 14 नवंबर 1870 के 12 बजे रात से 14 नवंबर 1885 की रात को 12 बजे तक पूरे 15 साल रहना था। उसमें किसी भी प्रकार की खामी होने से, चाहे वो 2 मिनट की भी क्यों ना हो, साहूकार 2 करोड़ रुपए देने के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इस कारावास के पहले साल में जहां तक उसके लिखे पर्चों से पता लगा, उसने अकेलेपन तथा ऊब महसूस की। रात दिन उसके कक्ष से पियानो की आवाजें आती। उसने शराब और तंबाकू त्याग दिए और लिखा कि ये वस्तुएं उसकी वासनाओं को जागृत करती हैं और ये इच्छाएं तथा वासनाएं हैं जो कि एक बंदी के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अकेले बढ़िया शराब पीने में कोई मजा नहीं है। सिगरेट से कमरे में धुआं फैल जाता है और वहां का वातावरण दूषित हो जाता है। पहले वर्ष में उसने हल्की फुल्की किताबें पढ़ी, जिनमें अधिकतर एक अच्छे अंत वाली, काम उत्तेजना वाली, अपराध वाली, इसी तरह के उपन्यास थे जिन्हें पढ़ने में मजा आए। दूसरे साल में पियानो बजना बंद हो गया और बंदी अधिकतर उत्कृष्ट और शास्त्रीय साहित्य में रुचि लेने लगा। 5वें साल में फिर संगीत सुना जाने लगा और शराब की मांग भी आई। खिड़की से झांक कर देखा गया कि वो अधिकतर खाने पीने तथा सोने में ही अपना वक्त बिता रहा है। अक्सर वो उबासियां लेते हुए दिखाई देता और कभी कभी अपने से गुस्से में बात करता, खुद से ही बोलता। पढ़ना भी उसका बहुत कम हो गया था। कभी कभी रात में लिखने बैठ जाता और बहुत देर तक लिखता रहता। सुबह को वो सब लिखा हुआ फाड़ कर फेंक देता। कई बार उसे रोते हुए भी देखा गया। और 6ठे साल के आखिर में उसने भाषा, साहित्य, दर्शन शास्त्र और इतिहास में रुचि लेना शुरू किया। वो बड़ी तेजी से पढ़ता रहा और यहां तक कि साहूकार को उसकी पुस्तकों की मांग पूरी करना अब कठिन हो रहा था। 4 सालों में उसकी मांग पर कम से कम 600 पुस्तकें पहुंचाई गई थी। इसी मांग के दौरान उसने साहूकार को लिखा, मेरे प्रिय जेलर, मैं यह पत्र 6 भाषाओं में लिख रहा हूं। इसको विविध विशेषज्ञों को दिखाकर उनकी राय लीजिए और यदि इसमें एक भी गलती न हो तो अपने उद्यान में यानी अपने बगीचे में बंदूक चला दीजिएगा, जिससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। विभिन्न देशों और कालों के प्रतिभाशाली जिज्ञासु अपनी अपनी भावनाओं को विभिन्न भाषाओं में लिख गए, पर उन सब से वही ज्योति जगमगाती है। काश आप मेरे इस दिव्य आनंद को, जैसा कि मुझे इस समय मिल रहा है, समझ सके। कैदी की इच्छा पूरी की गई और साहूकार के आदेश पर उसके बगीचे में 2 गोलियां दागी गईं।
10 साल बाद वो बंदी अपनी मेज के सामने जड़ अवस्था में बैठा बैठा केवल बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता। साहूकार को यह बड़ा अजीब लगा कि उसने 4 सालों में 600 बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़कर उन पर पूरी तरह से कुशलता प्राप्त कर ली थी, तो कैसे वो पूरे 1 साल तक न्यू टेस्टामेंट ही पढ़ता रहा, जो कि एक छोटी सी किताब है। उसमें उसने क्या देखा? न्यू टेस्टामेंट के बाद उसने धर्मों का इतिहास और ब्रह्म विद्या पढ़ना शुरू किया। अपने कारावास के अंतिम 2 सालों में उसने असाधारण रूप से कुछ भी उसकी समझ में आया, जो उसे अच्छा लगा वो पढ़ता गया, अंधाधुंध पढ़ता गया। पहले तो उसने प्राकृतिक विज्ञान में ध्यान लगाया, उसके बाद बायरन तथा शेक्सपियर को पढ़ा, फिर उसके पास से रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की मांग आई। एक उपन्यास और फिलॉसफी तथा थियोलॉजी पर विवेचना भी उसने मांगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सागर में बहता जा रहा है और उसके चारों ओर उसकी भावनाओं के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उनको वो अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए एक के बाद एक चुनता जा रहा है। साहूकार ये सब याद करता जा रहा था और सोच रहा था कि कल वो दिन भी आ रहा है जब इकरारनामे के मुताबिक कैदी को उसकी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, और अगर मुझको ये सब देना पड़ेगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। 15 साल पहले जब ये शर्त लगी थी तब तो इस साहूकार के पास बेहिसाब दौलत थी, पर वो सब धन तो उसने सट्टे और जुए में गंवा दिया, जिस लत को वो छोड़ ही नहीं सका, और उसका सारा कारोबार नष्ट हो गया। अपने धन के मद में चूर वो घमंडी साहूकार अब साधारण श्रेणी में आ गया था, जो कि छोटे छोटे घाटे को भी अब बर्दाश्त नहीं करता था और बहुत ज्यादा घबरा जाता था। अपने सर को पकड़कर वो सोचने लगा, मैं क्या बेवकूफी कर रहा था, क्यों मैंने उस वक्त ये बेवकूफी की थी। और वो बेवकूफ वकील जेल में मरा भी तो नहीं, वो तो केवल 40 वर्ष का है और अब वो मुझसे पाई पाई निकलवा लेगा और मेरे उस धन पर ऐश करेगा, शादी करके मजे लूटेगा, सट्टा खेलेगा, और मैं उसके सामने भिखारी बनकर उसके ताने सुनता रहूंगा कि मुझे ये सुख तुमने ही दिया है और उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? नहीं, इसको मैं कैसे सह सकूंगा? इस जिल्लत से छुटकारा पाने के लिए कैदी को मरना ही होगा। घड़ी में 3 बजे थे। साहूकार जगा हुआ सुन रहा था। बाकी घर के सब लोग सो रहे थे। सारा वातावरण सुनसान था, सिवाय पेड़ों की साए साए की आवाजों के। बिना कोई आवाज किए उसने अपनी तिजोरी में वो चाबी निकाली जिससे उस कैदी का कमरा 15 साल पहले बंद किया था। उसके बाद वो अपना ओवरकोट पहनकर अपने घर से बाहर निकला। बगीचे में बड़ी ठंड थी और बाहर घटाटोप अंधकार। बारिश भी हो रही थी। तेजी से हवा में पेड़ झूम रहे थे, कुछ भी दिखाई न पड़ता था। और वो टटोलते टटोलते बंदी गृह तक पहुंच गया। वहां उसने चौकीदार को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि चौकीदार खराब मौसम के कारण कहीं छिपा बैठा होगा। साहूकार ने सोचा कि यदि मुझे अपने इरादे को पूरा करना है तो हिम्मत से काम लेना होगा। इस सारे मामले में शक तो चौकीदार पर ही जाएगा। अंधेरे में उसने सीढ़ियों को ढूंढा और फिर बगीचे के हॉल में घुस गया। उसके बाद वो एक गलियारे में से होकर बंदी के दरवाजे तक पहुंचा और वहां जाकर अपनी माचिस जलाई। उसने देखा कि ताले पर लगी हुई सील ठीक तरह से सुरक्षित है। माचिस बुझ जाने के बाद उसने कांपते घबराते हुए खिड़की में झांका और देखा कि बंदी के कक्ष में एक मोमबत्ती जल रही है जिससे हल्की रोशनी है। बंदी अपनी मेज के सामने बैठा था और उसकी पीठ, उसके हाथ और बाल दिखाई पड़ रहे थे। वहां उसके पास की कुर्सी तथा चारपाई पर पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। 15 मिनट बीत गए और इस बीच में बंदी एक बार भी नहीं हिला। 15 साल के कारावास ने उसे बिना हिले डुले बैठा रहना सिखा दिया था। साहूकार ने खिड़की पर खट खट आवाज की, पर फिर भी कैदी ने कोई हरकत नहीं की। तब साहूकार ने बड़ी सतर्कता से उस दरवाजे की सील तोड़ी और ताले में अपनी चाबी डाली। ताले में जंग लगा हुआ था, पर कुछ जोर लगाने पर वो खुल गया। साहूकार सोच रहा था कि इसके बाद वो बंदी चौंक कर उठेगा, पर सब कुछ वैसा ही शांत रहा। तब कुछ देर रुककर वो कमरे में घुसा। उसने देखा कि कुर्सी पर मेज के सामने जो मानव आकृति बैठी है वो केवल एक ढांचा मात्र है जो खाल से ढकी हुई है।
उसके बाल और तो जैसे लंबे और चेहरे पर लंबी दाढ़ी है। उसके हाथ जिन पर वो सिर को सहारा दिए बैठा है कंकाल की तरह है, जिसे देखकर भी डर लगता है। सारे बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके हैं। उसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हो सकता कि वो केवल 40 साल का है। उसके सामने मेज पर कागज पड़ा हुआ है जिस पर कुछ लिखा था। साहूकार सोचने लगा कि बेचारा सो रहा है। शायद वो अपने सपनों में उन करोड़ों रुपयों को देख रहा है जो कि उसे मुझसे मिलने वाले। पर मैं समझता हूं कि इसको मैं बिस्तर पर फेंक कर तकिए से दबा दूंगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। फिर कोई भी ये पता नहीं लगा सकेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। सब इसे प्राकृतिक मृत्यु ही समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये तो देख लूं कि उसने कागज में क्या लिखा है। ये सोचकर साहूकार ने मेज पर वो कागज जो रखा था वो उठाया और पढ़ने लगा। कल रात को 12 बजे मुझे मुक्ति मिल जाएगी तथा सब लोगों से मिल पाने का अधिकार भी मिल जाएगा। लेकिन ये कमरा छोड़ने और सूर्य देवता के दर्शन करने से पहले मैं समझता हूं कि आप सबके लिए अपने विचार लिख दूं। परमेश्वर जो मुझे देख रहा है उसको साक्षी करके और अपने अंतःकरण से मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ये मुक्ति, अपना ये जीवन, स्वास्थ्य और अन्य सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, इन सब से मेरा मोह भंग हो चुका है। मुझे चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। या उस पर रहने वालों को देखा है, पर उनकी लिखी पुस्तकों से मैं सुगंधित हूं, भरा हुआ हूं। उस मधुर संगीत का स्वाद लिया है और जंगलों में हिरणों और जंगली जानवरों का शिकार किया है उन्हीं पुस्तकों से। रमणियों से प्यार किया है और ऐसी रमणियां जो कि अलौकिक बादलों में कवियों की कल्पनाओं में रहती हैं। रात में प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे पास आकर तरह तरह की कहानियां सुनाते थे जिनको सुनकर मैं मदमस्त हो जाता था। वो पुस्तकें मुझे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाती थी और मैं माउंट ब्लैंक तथा माउंट एवरेस्ट तक की सैर कराता था। वहां से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दर्शन कर लेता था। महासागर तथा पहाड़ों की चोटियों में मैं विचर सकता था। मैं देख पाता था कि किस प्रकार आकाश से बिजली चमक कर बादलों को फाड़ देती है। मैंने हरे भरे जंगल तथा खेतों को, नदी, झीलों और शहरों को देखा। जल परियों को गाते हुए सुना। एक सुंदर दानव को अपने पास आते हुए देखा। ये पुस्तकें मुझे अथाह अगाध सीमा तक ले जाती हैं और अनेक चमत्कार दिखलाती हैं। शहर जलते और भस्म होते देखे, नए नए धर्मों के प्रचारकों को सुना और कितने देशों पर विजय प्राप्त की। इन पुस्तकों से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मानव की अटल विचारधारा जो कि सदियों से संचित हुई है, मेरे मस्तिष्क में एक ग्रंथि बन गई और अब मैं जानता हूं कि आप लोगों से मैं ज्यादा चतुर हो चुका हूं। फिर भी इन पुस्तकों को तुच्छ समझता हूं और यह जानकर कि संसार का सारा ज्ञान तथा वरदान व्यर्थ है, मैं उनकी उपेक्षा करता हूं। यहां हर चीज मृग मरीचिका के समान क्षणभंगुर है, यानी काल्पनिक है। आप लोग इस सौंदर्य तथा अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं, पर मृत्यु के गाल में पड़कर इस संसार से सब उसी तरह चले जाएंगे जैसे अपने बिलों में रहते हुए चूहे चले जाते हैं। तुम्हारा सारा इतिहास और मानव का सारा ज्ञान पृथ्वी के गर्त में समा जाएगा। मेरे विचार से तुम सब मदांध हो रहे हो। सच को झूठ और बदसूरती को सौंदर्य समझ रहे हो। तुमने पृथ्वी के सुखों के लिए स्वर्ग को गिरवी रखा है और उसे बेच दिया है। इसलिए उन सब सुखों के त्याग के लिए मैंने तय कर लिया है कि अपने कारावास की समाप्ति से 5 मिनट पहले ही मैं निकल जाऊंगा और आजीवन संन्यास ले लूंगा, जिससे कि साहूकार अपना धन अपने पास रख सके। साहूकार ने उस पत्र को पढ़ने के बाद वहीं मेज पर रख दिया और उस अद्भुत व्यक्ति के सर को चूम कर वो रोने लगा। वहां से चला गया। उसे अपने ऊपर इतनी ग्लानि हो रही थी जैसे पहले कभी नहीं हुई। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया, पर उसे अपने हृदय में मलाल के कारण न तो बहुत देर तक नींद ही आई और न ही उसके आंसू रुके। अगले दिन सुबह बेचारा चौकीदार भागता हुआ आया और उसने बतलाया कि वो बंदी खिड़की में से कूदकर फाटक के बाहर चला गया। अफवाहों से बचने के लिए साहूकार ने बंदी के कक्ष में जाकर मेज पर पड़े उस सन्यास वाले कागज को उठा लिया और अपनी तिजोरी में सदा के लिए बंद कर दिया। 15 साल
क्या आप एक कमरे में 15 साल रह सकते हैं, चाहे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं तो भी? लॉकडाउन और आइसोलेशन के दौर ने हमें एक घर में रहना, अपने घर वालों के साथ रहना भी सिखाया और साथ ही बताया कि ये कितना मुश्किल है जब हम अपने आसपास के लोगों से कट जाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं। पर 15 साल एक ही कमरे में क्या आप रह सकते हैं? क्या कोई भी रह सकता है? कितना जरूरी है लोगों का एक दूसरे से मिलना और ये समझना कि उनके लिए सच में जरूरी क्या है। एंटोन चेखोव की लिखी हुई ये कहानी आज से कई बरस पहले लिखी गई, लेकिन आज भी कई सवाल खड़े करती है। सोचिएगा जरूर। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है चली कहानी। चली 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 कहानी, चली कहानी।